लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है। हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता। भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए। जो बोले हैं, जो ठाने हैं, वो कर लेंगे यहां पर, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ। भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़े संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है अब अपने ओर। हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे, एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही। जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है। पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा लोग, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। अरे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा, वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए, उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है, जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है आपको। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस, इस सब की चीजों में एक चीज बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती। शुरू कर दो, चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे। हर चीज, जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। जितना ज्यादा आप ठोकर खाएंगे, उतने ज्यादा अकल आने वाली है। दुनिया का कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में यहाँ आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग कीजिए यहाँ पे, ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं। कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ चीजें गड़बड़ होंगी। क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल पे उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है यहाँ पर। और कभी बिहार में आके देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा आपको। तो कितना ठोकर लगा है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। तो इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है,
वो मुसीबत ही आती है बड़े जिन लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है ना, वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के चेक करते हैं कि सह लेगा कि नहीं सह लेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। यार जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। यहाँ पर इस चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। और अभी डिजिटल इंडिया आ गया, सबके हाथ में मोबाइल हो गया है। एक चीज अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना, तो एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीज़ों से कभी मत घबराइएगा। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड मेकअप करके रखिएगा। कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपसे सवाल पूछेंगे, इन लोग को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि अब भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। बस भाषा, भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा यह है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही कहलाएगा आदमी। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर बांधा गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद वो कुत्ता कहलाएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज को। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं था, मतलब कानाफूसी में रह जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। तो ये सब चीज़ों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में लाइफ में। ये चीज़ें जैसे हम आपको छोटा सा मतलब व्यवहारिक चीज पे बताते हैं। जब बहुत आगे जाएंगे ना, तो कुछ कहेंगे अरे इसका प्रोडक्ट खराब है, इसका ये मतलब कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे पे कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है, फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है। और ज्यादा खखोरेंगे ना तो उधर के बर्बाद कर देगा आपको। हम निकला है छोड़ दीजिएगा उसको। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज पे नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। इसलिए भैया इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा आप। जो है वो एकदम परफेक्ट है, चाहे जैसे भी। गलतियां सबसे होंगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं आप। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। उस लेवल पे जाइए आपको। यार ये कैसे आगे निकल गए यहाँ पर। आएंगी चीजों को हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होंगे। यहाँ पे शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है। और ना लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना, तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है। आप मुसीबत में फंसेंगे। हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने भी फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था आदमी की, बिना किसी काम का किसी दुकान पे बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 गो चीज सुना देता था। यार ऐसे नहीं, ऐसे होता है, क्या बात करते हैं। बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी यहाँ पे। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया आदमी। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, तुम ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं। तो धीरे धीरे अपने आप के अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपथपाइएगा कि हाँ आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है। और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अभी अपने संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि
भगवान से भी हाथ जोड़ के यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश के, सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में यहाँ पर। तो ये वक्त है अब ऋण चुकाने का। अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना, उधरिया हो जाते ना, अरे बाप रे बाप, अरे क्या दुर्दशा होता जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा बस उधर घसक जाते तो। लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य। एक चीज हम लोगों ने गलती किया शादी के बाद, हमने महिलाओं के पावर को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से जो पुरुष समाज है ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई हैं। और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का ना, बस यकीन मानिए जिस दिन भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। यहाँ पर हम इस चीज को ज्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीजों को अच्छे से समेट के रख सकती थी। अब तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ माझी जी थे ना, वो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तोरे भरोसे बैठा लो। तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज्यादा राखी बांधी गई। अब मतलब अभी सोचते हैं कि अगली बार, अभी इस बार 7,500 राखी बांधी गई थी, 7,500। हर साल रक्षाबंधन के बाद, पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहां पे। इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना, तो आपने भगवान की उस नेमत को ठुकरा दिया है। अब फिर घरे में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद पे पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल जाइए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा आप यहां से। यूनान मिस्र रूमा सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटाने की कोशिश की गई, मिटा कभी नहीं। इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर अब देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। यहाँ पर तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको किसी कौन रोक सकता है यहाँ पे। मैं दरिया हूं, अपना हुनर जानता हूं, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। तो युवाओं में यही तो एक है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में एक आंधी होनी चाहिए कि जो बोले हैं, जो ठाने हैं वो कर लेंगे यहाँ पर। और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य है इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ, ये व्यर्थ हो जाएगा यहाँ पर। तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम ले भैया ये तेरे लिए स्पेशल है। यहाँ पर एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आपके ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है ना जो चलता है, जो सुतल है बेड पे, ओकरा कौंची का ठोकर लगने वाला है।
और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कामचोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। अरे तोरे लिए कोची का संडे यार, काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। हमारे यहाँ एक लेबर था, जो नहीं काम करते हैं लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में। रियल में एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, दे डोंट हैव बैकअप मनी। वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले हैं। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आ जाती है। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, अब इतनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, एक लिमिटेशन है वहां पर, तो उसके साथ बहुत दिक्कत आ गया। तो हमसे बेचारे, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। तो उसको हमने एक छोटा सा बात बोला कि भाई देखो, एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं लोग, और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे 5 बजे चले जाते हैं। तो कहे 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? कहा कि सर वही पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाता है, खैनी उनी बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हम कहे एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किस में काटे? तो कहा कि जहां काम करने गए ना उनके में से। हम कहे नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए थे, आप वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। तो कहे क्या बोलते हैं मास्टर, पगला गए हैं एकदम। हम भाई देख तो 1 महीना काम करके देखो, बस तुम वहां 15 मिनट पहले पहुंच के देखो। वो इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता था, 5 मिनट पहले ही काम चालू कर देता था, बाकियों के आने से पहले। लंच पे जाते थे तो जब सब चले जाते थे, 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है। 1-8 मिनट लंच के खत्म होने से पहले ही चले आते थे। बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा है, वो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले ही चले आते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते हैं। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं नहीं, बहुत उटपटांग बात बता रहे हैं आप। तो भैया 1 महीना काम कर लो, हाथ जोड़ लेते हैं। आज के टाइम पे जब वो 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। और लोग क्या कहते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बशर्ते क्या कीजिए, ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग, मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंडर में भी लोग काम करेंगे, उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोक रख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का, और उसके बाद कहेंगे कि चौपट काय हो रहे हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए जैसे बड़ी कंपनी, याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, आप मत मारिएगा। आप प्लीज उन गरीबों का हक मत मारिएगा। नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है, तो साइड कर देगा और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बाबू तुम खुद चौपट किया अपना। दो तरह के सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन, क्योंकि खान सर आ रहे हैं, आपके हर सवाल की बॉल पे मारेंगे 6, आपकी कंफ्यूजन को कर देंगे एकदम फिक्स। खान सर आपको अमेजिंग सवाल जवाब में चर्चा करेंगे। एक और मैं आपको फ्री में जबरदस्त आइडिया दे रहा हूं। अगर आपके बिजनेस पे कोई सवाल है और उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया, चाहे वो कैश फ्लो का है, मैन पावर का है, बिजनेस में जे कर्व लाने का है, नया कस्टमर लेकर के आने का है, कंपटीशन को बीट कर देने का है, नई टेरिटरी, नया मार्केट, नया रिटेल आउटलेट, नया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैं होलसेलर बनना चाहता हूं, मैन्युफैक्चरर बनना चाहता हूं, मैं एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ना ई कॉमर्स पर जाऊंगा, मेरे पास मैन पावर नहीं आती, टिकती नहीं, अरे पेमेंट की दिक्कत आ रही है, अरे पीछे पैसा फंस गया, मुझको लोन कैसे मिले, कितनी तरह की समस्या आई। इस पर तो कोई सवाल है आपका?
तो मैं उसका फ्री में आंसर दूंगा। आपकी कंफ्यूजन सोल्यूशन मेरा, हिंड्रेंस आपकी, गाइडेंस मेरी, रियल टाइम दूंगा आप ही की भाषा में। हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में पूछ लो, गुजराती में पूछ लो। आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हैशटैग आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस वीडियो को शेयर करिएगा खान सर के और हैशटैग यूज करिए आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। कोई संकोच नहीं, मेरे संग कोच है। आपको क्या बोलना है? आपको कोई संकोच नहीं, आपके संग कोच है। कोच कौन? डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो आपको एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे जाना है और जाकर के जो भी बिजनेस का सवाल है मुझसे पूछना है। पैसे नहीं लगेंगे। 5 सवालों के उत्तर तो फ्री दूंगा। उसके बाद आपका मन करे तो आप आगे हमारा कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपका 24 घंटे 7 दिन का कोच हूं। हाँ, आप कोई जरूरी नहीं आपको पैसा खर्च करना है। 5 सवालों के जवाब आपको फ्री दूंगा। लिंक पे जाओ, अपना सवाल पूछो और मुझसे डायरेक्ट आंसर लो। अब सुनते हैं वो जवाब जो कि खान सर देने वाले हैं। धन्यवाद। खान सर, आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे किया उसके बारे देखिए, में बताइए। बिल्कुल, आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उन निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। थोड़ा सा आपको हम अपने थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर ले जाते हैं। आप बिजनेसमैन है, शायद इंटरेस्ट ना हो तो खैर थोड़ा सा तो जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुई, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दो। उस चोट्टे ने गोली चला दिया, लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर। गोली मारा गया। उन निहत्तों की क्या गलती थी? न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद 1919 की घटना है। 1940 में उधम सिंह, भारत का वह वीर सिंह अमर रहे। उधम सिंह जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के उधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे वहां पे। और जब जज ने पूछा था कि नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझ आ गया मेरा नाम क्या है? इस देश का इतना गौरवपूर्ण इतिहास अगर हम भूलेंगे तो इतिहास माफ नहीं करेगा। और उन शहीदों के लिए यह एक शर्म की बात हो जाएगी। उनकी आत्मा को उस दिन गर्व महसूस होगा जब हम सब अपनी जाति, धर्म, मजहब छोड़कर एक हिंदुस्तानी कहलाएंगे। यहां पर जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे। आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया। यहां पर आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है? I am Indian. हिम्मत है तो ठोको, जुर्रत है तो मारो, आज बदली है रखती है जान। मेरी एज अभी 21 है, ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया है। तो मैंने चाणक्य नीति पढ़ी थी। तो चाणक्य नीति में चाणक्य जी एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि जंगल में जो टेढ़े पेड़ होते हैं वो बाद में कटते हैं, लेकिन जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो तुरंत कट जाते हैं। तो आप मतलब तो समझ गए होंगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें मतलब टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए। देखिए, समझिए ध्यान से, जैसा देश वैसा भेष। अगर प्यार से बात करने वाले हैं तो प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते हैं, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। तो ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है, एक जैसा नहीं। हाँ, अतिथि देवो भव है, इसी चक्कर में अंग्रेज धो के चल गए हम लोग।
और हम लोग रहते वास्को डिगामा को बांध के मारते पहले। मैं 3 विद्यालय का संचालन कर रहा हूं और वर्तमान में कानपुर देहात में सबसे टॉप में विद्यालय है। मैं चाहता हूं कि उस संस्था को प्रदेश और देश लेवल पर ले जाऊं, तो क्या उसके लिए सुझाव चाहता हूं आपसे। सर थोड़ा सा एक चीज करिएगा, आप संस्था को टॉप या संस्था को बेहतर से बेहतर आप एक कोशिश कीजिएगा कि संस्था में पढ़ रहे वाले बच्चों को टॉप करा दे। बस वो बच्चे टॉप रहने चाहिए। सर हमारी संस्था में जाएंगे, वो गोदाम था, अनाज रखने वाले गोदाम को हम क्लासरूम बनाए हैं। हमारे यहाँ लगभग 200-250 लड़के जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। हमने कभी संस्था पे ध्यान ही नहीं दिया। जब भी ध्यान दिए बच्चों पे ध्यान दिए। तो सर एजुकेशन में वो करना है कि वो बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बने आगे जाके। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, एक शब्द है एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, और उस शब्द का नाम है जय हिंद फ्रेंड्स। आज से एक मंत्र ले लो मुझसे, जब भी कोई तुमसे मिले और जरूरत से ज्यादा लगाव दिखाने लगे तो समझ जाना अगले 1 हफ्ते में तुमसे कोई काम कहेगा। कोई तुम्हें तुम्हारी फायदे गिनाने लगे तो समझ लेना उसमें उसका फायदा जरूर है। संत महात्माओं को छोड़कर तो उनका कोई फायदा नहीं होता, वो तो बस कंपैशन, करुणा में ऐसा करते हैं। एक शब्द है एक, जिसने मेरे जीवन की 70% दिक्कतें खत्म कर दी। अगर मैं 90 कहूं तो अतिशोक्ति नहीं है, एग्जैगरेशन नहीं है, बस एक शब्द, और उस शब्द का नाम है इंटरेस्ट। हित। जितने लोग तुमसे जुड़े हैं उनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर है। तो जिनके इंटरेस्ट में तुम हो वो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे इंटरेस्ट में है तुम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम सोचो रिक्शा वाले के साथ सेल्फी लेने को तैयार नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारे इंटरेस्ट में नहीं है, तुम्हारी व्यूअरशिप नहीं बढ़ेगी, उसकी कोई सोशल वैल्यू ही नहीं है। और ले भी लोगे तो ये दिखाने की कोशिश करोगे कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। आज एक गरीब रिक्शे वाले की भावनाओं को सम्मान किया है कोई भाई जो हम लोग को लाइक करे? एक बच्चा है, उसकी फोटो 10 साल से रोटेट हो रही फेसबुक पे कि पता नहीं किसका बच्चा है, खो गया है उज्जैन में 10 साल से। अब तक वो 20 साल का हो गया होगा। ये सारा खेल जो चल रहा है सब इंटरेस्ट का है और कुछ है ही नहीं। उसमें सबसे बड़ी ड्रामेबाजी है प्रेम, लेकिन करना चाहिए, मजा बहुत आता है, बहुत मजेदार खेल है।
बहुत करते रहना चाहिए, बंद तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। मजा ये आता है कि कौन किसको बेवकूफ बना रहा है ज्यादा। रुकना तो चाहिए ही नहीं, चलते रहना चाहिए। सारा खेल इंटरेस्ट का है सब। अभी तुम जाओ किसी के घर, किसी की बेटी का हाथ मांगने, तुमको बहुत मारे सब। और भी राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं स्वयंवर करने जा रहा हूं, दिल्ली से लाइन लगेगी कजाकिस्तान तक, नहीं लगेगी? लगेगी। और तुम चले आओ, तुम्हारी उम्र कम है, 20-22 साल के हो, आईएएस बन जाओगे फ्यूचर में, स्थिति तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, एमपी भी बन सकते हो। लेकिन आज बहुत मार खाओगे तुम। जब तक तुम्हारी अपनी आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक कुछ काम मत करना। प्रेम उसमें से एक है। मत करना। मतलब पिता के पैसे पर, जो पैसा तुमको पिता से मिल रहा है, उसका कभी मिसयूज मत करना। 29 तारीख को मेरी श्रीमती जी भी आएंगे, हम लोग को सबको इलाहाबाद जाना है, मैं मिलाऊंगा तुमको। एक ही बार हमसे कही थी कि मूवी दिखा दो, हमने कहा अंगूठी लगा पहनी हो, बोली हाँ, हम कहा इसको बेच दो, इसी पैसे से दिखाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। उसके बाद नहीं कहा, आज तक नहीं कहा। और हम मूवी देखने आते हैं तो आगे की जो रो की पूरी सीट होती है पूरा बुक करा लेते हैं। हम तो खैर बाहर ही बैठते हैं, हाँ बच्चे देखते हैं सब अंदर बैठ के। और उनको एक ही शर्त होती है कि पूरी मूवी का शॉर्ट नोट लिखना है। और नहीं लिख पाओगे तो यही मारेंगे हॉल में, घर पे नहीं मारेंगे, यहां 50 लोगों के सामने। और तुमको लगता है सबके सामने नहीं मारेंगे, सबके सामने मारेंगे। और जो बीच में आके कहेगा कि अरे बच्चे को मार रहे, उसको भी 2-3 फाइट मारेंगे। कोई लोग लंबरदार बन जाते हैं ना, अरे अरे भाई साहब बच्चा है, तुम्हारा है, नहीं नहीं भाई साहब। तो जब तुम ये समझने लगते हो, कुछ चीजें जब तुम समझने लगते हो, तुम्हारी दुविधाएं खत्म हो जाती। शादी फादी मत जाया करो किसी की अपनी छोड़ के, अपनी भी तो जाना ही चाहिए। शादी वादी कि हाँ, तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर, तुम्हारे किसी दोस्त के घर, पड़ोसी के घर परेशानी है, तब जरूर जाओ। चाहे पढ़ाई का नुकसान हो, चाहे जिसका नुकसान हो, लेकिन तब जरूर जाओ। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा पड़ोस में कोई आदमी बीमार है, तुम्हारे दोस्त का पिता बीमार है, और तुमको 2 दिन उस पिता के साथ हॉस्पिटल रहना, एकदम रहो, कुछ नुकसान नहीं होता। इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए। क्योंकि किसी की भी मुसीबत में जब तुम मदद करते हो तो वो तुम्हें दुआ देगा, और वो बहुत पावरफुल चीज है। मतलब दवा से लाखों गुना। कभी तुम गीता पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें 3 तरह के कर्म पता चलेंगे, कर्म, अकर्म और विकर्म। ये संत होते हैं ना, ये विकर्म करते हैं, विकर्म मतलब ये जागृत हो चुके हैं, इन्हें कर्म करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। तो जब ये फिर भी करते हैं तो वो जो कर्म करते हैं, अब इनको कर्म की जरूरत तो है नहीं, लेकिन ये करते हैं, तो इनके पास वो सेव होता रहता है। वो जो आशीर्वाद का कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो इनके पास चीजें सेव होती, तो उस सेव कर्म को ये किसी को गिफ्ट में दे देते हैं। जैसे कोई कैंसर का पेशेंट गया, इन्होंने उसके सर पे हाथ रख दिया, जाओ, तो होगा ठीक, वो गारंटी ठीक होगा, 4000% ठीक होगा, क्योंकि अब अपने लिए नहीं कर रहे। तो कोई ये देखो, ये सब इंटरेस्ट का खेल है। कहीं तुम देखो कि ब्रिटेन और फ्रांस साथ हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस
जिंदगी भर एक दूसरे से लड़ते रहे, और पहले विश्व युद्ध में तीनों दोस्त थे। रूस 1917 में क्या हो गया? साम्यवादी, कम्युनिस्ट। अमेरिका कैपिटलिस्ट। जापान को लगा कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट कभी दोस्त हो ही नहीं सकते, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूस और अमेरिका दोस्त हो गए। क्यों? इसलिए इसको बहुत इमोशनली मत लिया करो कि अरे ये पहले दुश्मन थे। यहां मूर्ख दुश्मनी करते हैं। इस दुनिया का सबसे प्यारा नियम यह है कि जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। न्यूटन का नियम है ये, जो जितना बड़ा मूर्ख होगा उसके उतने ज्यादा दुश्मन होंगे। तुम्हारा समय और चल रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हारे माँ बाप जेल में है कृष्ण की तरह, कोई बात नहीं। उस समय को इस्तेमाल करो अपने लिए, मारना तो ही है, पर समय को हमेशा समझो और इंटरेस्ट के गेम को समझो। परेशान होने की जरूरत नहीं। एक बार तुम किसी को बेवकूफ बना सकते हो, एक समय के बाद। और तुम अगर अपनी आंखें थोड़ी सी खोल लो अगर, तो तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और अगर तुम बन रहे हो तो या तो जानबूझ के बन रहे हो, मजा आ रहा है। जब बच्चों के साथ चेस खेलो ना, तो कभी कभी जानबूझ के हारना पड़ता है, इतने खुशी होते हैं। भैया को हरा दिया, पापा को हरा दिया, मजा आता है। और कभी कभी जब सामने वाले की बलि लेनी होती है तो उसको मौका दिया जाता है। कितना कमा लेती हो? मिर्जापुर चलो, देखो कैसे अखंडानंद उसको छूट दे रहा है। यहां पूछो, पूछे और पूछे, पूछ लिए, आइए बैठिए। क्या जरूरत थी बड़े बड़े लोगों के साथ टहलने की? ना तुम शूटर हो, ना ठेकेदार हो, ना पूंजीपति हो। फर्जी किसी भी आदमी के साथ अनायास मत रहा करो, और राजाओं के साथ तो बिल्कुल मत रहा करो। कोई राज उनका जान जाओगे, फिर तुम्हारी जिंदगी उनके लिए खतरा बन जाएगी। मैं देखा हूं बहुत लोगों को शौक है विधायक के साथ, मंत्री के साथ। मत रख, फालतू में क्यों रह रहे हो? अभी देखो 2-3 लोग मरे हैं। अभी एक भाई साहब कल विधायक के घर में फांसी लगा के मरे हैं। 15 दिन पहले लखनऊ में एक भाई साहब को गोली लग गई थी। इन्हीं लोग की गलती है। क्यों फालतू में जाते हो इन लोगों के साथ? क्या मतलब है? थोड़ा सा सामाजिक रुतबा बढ़ता है। मंत्री जी के साथ रह रहे हैं, तब भी जिसको पीटना है वो तुमको पीटेगा, रहो चाहे तुम जिसके साथ। तुम चाहे जिसके साथ रहो। और क्या जरूरत है? चंद्रमा कभी मत बनना, दूसरे की रोशनी में कभी मत चमकना, कोई फायदा नहीं है। तो जहां जाते हैं मना करते हैं, भैया सेल्फी ना लो ना लो, तब पर भी लोग मानते। इतना मैं उल्टा सीधा बोलता हूं। बिंद्रा जी वाले प्रोग्राम में थे, वहां मंच से मैंने कहा सेल्फी मत लिया करो, बड़ा भिखमंगापन प्रतीत होता है। कोई बॉलीवुड के एक्टर मिल गए मुंबई एयरपोर्ट पे, दुआ सलाम हुई और नमस्कार, हाँ भैया नमस्कार, तो बोले फोटो लेंगे हमारे साथ। मैंने कहा काहे लेंगे, हम शिक्षक हैं। अरे अरे सॉरी सॉरी, मुझे याद नहीं था। कोई बात नहीं, जाओ। घनानंद की औकात नहीं थी, तो शिक्षकों ने अपने आप को दबा लिया है। डरते हैं मंत्री, विधायक, नेता, कलेक्टर देखने बाबू। हमको तो सब वैसे कहते हैं कि बदतमीज बहुत है मास्टर ये। ना मैं किसी से मिलने जाता हूं, हाँ कोई कह नहीं सकता। ऐसे कहीं प्रोग्राम लगा है चले गए, अलग बात है।
कभी नहीं। किसी से कोई काम नहीं कहता हूं कि कोई किसी की जिंदगी फंसी है वो अलग बात है, मिलना ही नहीं। तुम भी अपना पढ़ाई लिखाई करो, बैडमिंटन खेल लिया करो, 20-25 राउंड कारगिल पार का मार दिया करो। 15 तो हम मारते हैं, तो तुमको कम से कम 20 मारना चाहिए। कितना राउंड लगाते हो? जाते हो? नहीं जाते? जाया करो। हाँ, 2 राउंड बहुत है। दिन भर मैगी खाओगी तो 2 ही राउंड मारोगी। तब चुनौतियां मत क्रिएट करो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी चुनौती है। देखो, तुमने आंसर 2 दिन लिखा, बहुत लोग कुछ नहीं लिख पाए होंगे। इस क्लास में से कई लोग होंगे जो कुछ नहीं लिख पाए होंगे। एक पैराग्राफ कायदे से तुम नहीं लिख पाए होगे, गारंटी। तुम क्या समझते हो कि दिल्ली चले जाओगे तो वहां तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर सेरेब्रल कॉर्टेक्स बदल जाएगा? कुछ नहीं बदलेगा। तो जिंदगी में अननेसेसरी बवाल नहीं खड़ा करना है, और कम से कम 1 साल तो मत करो। कि तैयारी में सबसे ज्यादा जरूरत है अकेले रहने की, सोचने की, लिखने की। ये राज है इस तैयारी का। 1 साल, तुम बस 1 साल के लिए सब कुछ कट ऑफ कर दो। 1 साल तुम्हारा 1 साल लेगी ये। और जो जो चीज क्लास में पढ़ाई जाए उसको दोबारा पढ़ना ना हो, रिवाइज करना हो। हाँ, तुमने जब डायग्राम देखा तो पूरी कहानी रिकॉल हो गई, ये स्थिति आ जाए। और वो तभी आएगी जब तुम घर पर जाकर होमवर्क करोगे, कम से कम 3 घंटा। तो तुम 1 साल इसको दे दो, 1 साल, जो कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो तुम्हारा अगला 70 साल संभाल लेगी। सेव करना है, उसके लिए बहुत आइसोलेशन चाहिए। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। बाकी तुम्हें कैसे एंटरटेन करना है खुद को, कैसे अपने आप को खुश रखना है, उसके रास्ते तुम इजाद कर लो खुद, और ध्यान करो। यही वाला जो मैंने तुमको बताया, कुछ नहीं करना है। 20 मिनट के लिए तुम अपने मोबाइल पे ऑन कर लो फ्लाइट मोड लगा के, और तुम्हें बस सांस संगीत, सांस संगीत। जब तुम्हारा मन बाहर भागे उसको संगीत की तरफ ले जाओ, उसको सुनो। फिर वहां से भाग के फिर अंदर आएगा, ऐसे दौड़ चलती रहेगी अंदर बाहर अंदर बाहर। और फिर क्या होगा कि जितने टाइम वो तुम्हारे सांस पे आएगा तो तुमको फील होगी 1 महीने बाद, यार कुछ तो अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत रिलैक्स मिलेगा तुमको, बहुत शांति मिलेगी। सुबह शाम 20-20 मिनट बहुत है। नमस्कार नमस्कार, आप सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? खूब मस्त एकदम। मैं एकदम अच्छा हूं। तो मैं एक बात से शुरू करता हूं आज, और आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस चीज को आप सफलता कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, सक्सेस। तो जिस चीज को हम सक्सेस कहते हैं वो सक्सेस, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या है सक्सेस, इसमें भी बहुत सारी कहानियां होती हैं। ऐसा तो नहीं कि जिस सक्सेस के पीछे हम भाग रहे हैं वो हासिल करने के बाद समझ में आए कि ये तो वो है ही नहीं जिसके चक्कर में आए थे। ऐसा भी होता है जीवन में। अभी आप छोटे हैं, धीरे धीरे इन बातों को समझेंगे।
अभी आपने शायद एक आध स्तर पे देखा होगा कि किसी व्यक्ति के पीछे भागे बहुत दूर तक, दुर्भाग्य से उसने हाँ कर दी। आप सोचेंगे दुर्भाग्य से क्यों हाँ कर दी? हाँ तो सौभाग्य से होती है, कई बार दुर्भाग्य से होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति का ना मिलना बेहतर होता है, क्योंकि दरअसल वो आपके लिए है नहीं, ना आप उसके लिए हैं, सूटेबल नहीं है। पर एक दौर में आप उसके दीवाने बने बने घूम रहे थे, किसी वजह से चेहरे का सौंदर्य देखा, आपको लगा इससे बड़ा सत्य क्या है ब्रह्मांड में, यही ब्रह्मांड का अंतिम सत्य है। इतना सुंदर चेहरा भगवान ने किसके लिए बनाया है? मेरे लिए बनाया है। और इस चक्कर में आप सुबह से रात तक पतंगे की तरह आगे पीछे दौड़ रहे हैं। अच्छा तो ये है कि वो कह दे कि भाई मेरे पास फुर्सत नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है, और आप चुपचाप पढ़ाई कर लीजिए। पर किसी किसी दुर्भाग्य होता है, हाँ हो जाती है। हिंदी साहित्य में बहुत रोचक कुछ लोगों ने उपन्यास लिखे। एक लेखक ने कहा, देखिए आप हिंदी फिल्में देखेंगे, हिंदी की फिल्में आमतौर पर स्ट्रगल क्या है कि जो नायक है, हीरो है, वो हीरोइन को प्राप्त करना चाहता है, और विलन के तौर पे आमतौर पे हीरोइन के पिता और भाई ही रहते हैं। कभी कभी कोई थर्ड पर्सन भी होता है जो प्रेम त्रिकोण का तीसरा कोण बनना चाह रहा है, ऐसा भी होता है। कभी कभी भाई या पिता वो नाराज हैं, ऐसा होता है। और पूरी स्ट्रगल ये है कि कैसे वो उनको कन्विंस करे। अगर फिल्म इमोशनल है तो वो अपनी होने वाली पत्नी के पिता को कन्विंस करने के लिए गांव में जाएगा, खेत में रहेगा, साथ में काम करेगा सारे, और फिर वो कौन सी फिल्म थी? रमैया बस्ता भैया। ये तो मैंने देखी ही नहीं, मैं तो दिल वाले फीलिंग से बोल रहा था। DDLJ देखी आप लोगों ने? वही है ना, इसमें शाहरुख खान, काजोल, अमरीश पुरी। हाँ, उसमें पूरी ताकत लगाई है कि मैं किसी तरह से इसके पापा की सहमति बना लूं, उसके बाद विवाह करूं, और उसने बना भी ली। अंत में मतलब वो ट्रेन पे है, सिमरन खड़ी है, और तब अंततः उसके पापा का हृदय परिवर्तन हुआ और पापा ने कहा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। इससे क्या होता है, इमोशंस बहुत हमारे ओवर पावर करते हैं कि परिवार भी बच गया, रिश्ता भी बच गया। इससे अच्छा क्या है? विन विन है, परिवार भी रिश्ता भी। लेकिन ऐसे पापा फिल्मों में ज्यादा होते हैं, ऐसे पापा समाज में कम हैं। समाज में पापा बोलते हैं आ सिमरन आ, घर के अंदर बैठ जा शांति से, ड्रामा मत कर ज्यादा। लेकिन एक उपन्यासकार ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि कहानियां पढ़ के लगता है कि सारी स्ट्रगल विवाह तक की है, और हिंदी की फिल्मों का, अधिकांश फिल्मों का जो अंतिम दृश्य होता है उसमें हीरो हीरोइन की शादी हो रही होती है, मंडप सजा होता है, फूल बरसाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद द एंड लिखा हुआ आता है। जबकि वो द एंड नहीं है, वो द बिगिनिंग है। क्राइसिस तो अब शुरू हुआ है, ये क्राइसिस नहीं है, इंटरवल है, 2-4 महीने का इंटरवल है जब चीजें ठीक लगती हैं। उसके बाद का जो क्राइसिस है, बड़ा क्राइसिस है। किसी एक व्यक्ति के साथ 24 घंटे रहना, उसकी बहुत सारी आदतें जो आपको नहीं अच्छी लगती, आपकी बहुत सारी हरकतें, आदतें जो उसे नहीं अच्छी लगती हैं, एडजस्ट करना। कभी कभी मन विद्रोह करता है, झगड़ा करता है, मन करता है कि इसके साथ रहने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की, अपने घर से झगड़ा किया। प्रेम विवाहों के विफल होने के मामले आमतौर पर इसलिए होते हैं क्योंकि आपने जितनी हसीन कल्पनाएं कर ली थी, जिंदगी उतनी हसीन होती नहीं है। जब तक प्रेमी प्रेमिका है, जिंदगी बड़ी हसीन है, क्योंकि करना क्या है, बाइक पे घूमना है, आइसक्रीम खानी है, गप्पे मारनी है, तो स्ट्रगल तो है नहीं। लेकिन विवाह के बाद तो फिर किराया भी देना है घर का, आटा भी खरीद के लाना है, दाल भी लेके आनी है, और एक दूसरे की कड़वी बातें भी सुननी है, जो पहले तो मीठी मीठी बातें होती थी। एक दूसरे को मेकअप के बिना भी देखना है, जो नेचुरल पोज है वो भी देखना है। अभी तक तो वो देखा गया जो बहुत अच्छे से बनाया गया था। दिन में 1 घंटे के सौंदर्य के लिए 3 घंटे तपस्या की गई थी, केवल वो 1 घंटा देखा था। अब तो बिना पानी, बिना धूप, वो जो मूल रूप है, अब तो वो भी सामने आएगा। हाँ, मेरी भी लव मैरिज है। मतलब जब कोई व्यक्ति कहे तो कुछ हिस्सा तो अपने अनुभव से आता ही होगा उसका भी। सीधी सी बात है, इसमें क्या है। और मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अजूबा हूं, जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। आपसे थोड़ा सा बड़ा हूं,
इसलिए अनुभव थोड़े से पहले हो गए, इतना ही अंतर है ना। तो सबके साथ ही होना, लेकिन असली स्ट्रगल यहां तक की थोड़ा ना हो, तो उसके बाद की, जैसे आईएएस बनने तक की स्ट्रगल एक है, आईएएस बनने के बाद की स्ट्रगल दूसरी हो जाती है, पर स्ट्रगल तो जिंदगी में रहती है, हमेशा रहती है। हरिवंश राय बच्चन ने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष है तो जीवन है, बिना संघर्ष के थोड़ा जीवन होता है, जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत रहता ही है। ठीक वैसे ही जो आपसे कहना चाह रहा था कि अगर दुर्भाग्य से किसी ने हाँ बोल दिया तो इस बात का बहुत खतरा है कि एक तो आप पढ़ाई से दूर भाग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाएंगे। उससे बड़ा खतरा है कि 3-4 महीने 6 महीने बाद आपको उस व्यक्ति से भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और फिर आपको जीवन का सत्य दिखेगा, मुश्किल दिखेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन सुंदर नहीं है, जीवन बहुत सुंदर है, बस सही समय पर सही चीजें हों, सही तरीके से हों तो सौंदर्य बढ़ जाता है। तो सफलता क्या है उस पर हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता एक दौर में हमें जो लगती है, एक दौर के बाद कभी कभी लगता है कि वो सफलता नहीं है। मैं ऐसे बहुत आईएएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पूरी ताकत से आईएएस या आईपीएस या कोई सर्विस में सिलेक्शन लिया, काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 22 साल से काम कर रहे हैं, और जब उनसे गुफ्तगू होती है बहुत अच्छे से, तो उनमें से कुछ लोग जब इमोशनल लेवल पर बात करते हैं तो कहते हैं कि गलत फैसला हो गया, मेरा मूल व्यक्तित्व इस चीज के लिए था नहीं, पर मैं इस चीज में आ गया। और ये सबके साथ किसी ना किसी मात्रा में होता है, इन चीजों का तनाव नहीं लेना है। आज हम ये समझेंगे कि सफलता का मतलब, अगर हम मानने आपको आईएएस बनना है, जैसे आपका फिलहाल यही उद्देश्य है, यही सपना है, तो उसके लिए कौन सी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। अगर हैं तो बढ़िया है, नहीं तो उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे अभी से, है ना। तो हम आईएएस को भी दिमाग में रख के बात करेंगे, लेकिन सिर्फ आईएएस की बात नहीं करेंगे, और भी चीजें दुनिया में हैं उनको भी ध्यान रख के बात करेंगे। एक क्षमता होती है जिसको बोलते हैं आईक्यू। सुना आपने क्या होता है? ये आईक्यू नहीं है, आईक्यू है ना, ठीक है। आईक्यू, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंस कोशिएंट। कोशिएंट क्या होता है? कोशिएंट का मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए कि किसी चीज की वैल्यू कितनी है, किसी रेफरेंस में किसी चीज की वैल्यू, किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी कितनी है, उसको बोलते हैं कोशिएंट, ठीक है। आईक्यू का सरल भाषा मतलब है कि आप कितने तार्किक व्यक्ति हैं, आप कितने बौद्धिक व्यक्ति हैं, आपकी जो तार्किकता है, रैशनैलिटी है, आपकी जो रीजनिंग की कैपेसिटी है, लॉजिक की कैपेसिटी है, लॉजिक, रीजनिंग, ये सब शब्द लगभग मिलते जुलते हैं। ये क्षमता कितनी है आपके अंदर? और दुनिया के इतिहास में ऐसा कई लोगों ने माना कि सबसे सफल व्यक्ति वही है जिसके अंदर तार्किक क्षमताएं ज्यादा है। कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि अगर आप तार्किक ज्यादा हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बेहतर होगी, जो कि डीएम में होनी भी चाहिए। डीएम में क्या है? डिसीजन मेकिंग है ना, क्योंकि फैसले कर रहे हैं, और आपका फैसला केवल आपके बारे में नहीं है, पूरे जिले की जिंदगी के बारे में। 12, 14, 15 साल की सर्विस के बाद आप पूरे राज्य के स्तर पर प्रभावित करने लगते हैं समाज को। और यदि आप सेंटर की डेपुटेशन पर आ गए और 25-28 साल की सर्विस कर चुके हैं, तो आपकी कलम पूरे देश की नियति तय करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सोच समझकर फैसले करें। आपका चीजों को समझने का, फैसला करने का जो प्रोसेस है, उसमें जो तटस्थता चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए, वो एकदम ठीक हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि आप फैसले इसलिए नहीं करते कि आपका मूड अच्छा नहीं था, आपकी विचारधारा ये है, आपके मन में ये भावना आ गई अचानक, नहीं। आप फैसला करेंगे तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स, आर्गुमेंट्स, और दुनिया के बाकी देशों में कैसे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी राज्यों में कैसे चल रहे हैं, उन सबको स्टडी करेंगे, और उन सब के बेस पर जो सबसे अच्छा आपको लगेगा, या अच्छे अच्छे को मिलाकर जो बेस्ट लगेगा अपने समाज के लिए, आप उसको अप्लाई करेंगे। ये जो पूरी क्षमता है, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट। और हम मानते हैं कि बिना इंटेलिजेंस की सुपीरियोरिटी के आप सचमुच कम से कम सिविल सेवाओं में तो ना जा सकते हैं, ना शानदार परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो संयोग से, किसी तुक्के से सिलेक्ट हो भी गए कभी, तो वो अच्छे परफॉर्मर नहीं हो पाते।
आप एक ज़िला ठीक से नहीं संभालेंगे, एक दुर्घटना करवा देंगे तो आपको अगला ज़िला मिलेगा ही नहीं। फिर आपको सचिवालय में कोई ऐसी पोस्ट देंगे जिस पोस्ट की वैल्यू बहुत कम होती है। और IAS IPS के हर सर्विस में कुछ ऐसी पोस्ट रखी जाती हैं ताकि ऐसे लोग जो सरकार के साथ संगति में नहीं है या जिनकी कॉम्पिटेंस कम है उन्हें वहां सेट कर दें। वो केस ना कर सके कि मुझे मेरे पद के अनुसार नहीं कुछ दिया गया, तो उनके लेवल पे पद बना के रखते हैं शंटिंग करने के लिए कि चुपचाप यहाँ बैठे रहो, नुकसान मत करो कम से कम। IQ अच्छा होना किसके लिए जरूरी है? जैसे अगर आपको फिलोसफर बनना हो तो अच्छे IQ के बिना नहीं बन सकते। किसी का IQ अगर 90 से 110 के बीच में है तो मानते हैं कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है, एवरेज, ठीक है। मतलब अगर आप IAS बनना चाहते हैं तो जनरली हम मानते हैं कि 120 140 के बीच में अगर IQ है तो आप ठीक है, बढ़िया है। 140 प्लस IQ किसी का हो तो इसका मतलब गिफ्टेड व्यक्ति है, बड़ी बात है। किसी किसी का IQ 200 भी होता है, एक दो व्यक्तियों का 250 के ऊपर भी देखा गया है इतिहास में, जो कि बहुत रेयर बात है। ये वही व्यक्ति हैं जो 5 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली, 8वीं क्लास में किसी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं, मतलब 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में। कभी सुना है आपने ऐसा? ये वो बच्चे हैं कि 8-9 साल की उम्र में उनके दिमाग का इतना विकास हो चुका है कि जैसे एक बच्चे की कहानी में एक बार पढ़ रहा था, शायद अमेरिका यूरोप में किसी देश में था वो बच्चा, तो उसकी उम्र थी शायद 5-6 साल के आसपास। तो अपनी उम्र के हिसाब से जो क्लास होती है, पहली दूसरी क्लास, उसमें बैठा हुआ था। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, मैडम के साथ गाना गा रहे हैं एकदम। मैडम कह रहे टी से टोमेटो, सब बोले टोमेटो। ये सो रहा है आराम से। तो टीचर ने उसको बड़ा समझाया, पुचकारा, धमकाया कि भाई क्लास में पार्टिसिपेट करो। ये करता ही नहीं था। ये तो एडिसन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। और बाद में जब टेस्ट किया उस बच्चे का IQ निकला 200 के आसपास, और तब पता लगा कि उस बच्चे का मेंटल लेवल 10वीं क्लास का हो चुका था। बिठाया था पहली क्लास में, आप बता रहे टी टोमेटो, उसका दिमाग जोमेटो भी सीख चुका है। जैसे उसको 10वीं क्लास में भेजा, मतलब वो 1 साल का क्लास जो है वो 1 महीने में आराम से कर लेता था। 8-10 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी में चला गया, 12-15 में प्रोफेसर बन गया। अब है ऐसा IQ तो क्या करे, किसी किसी का होता है। और IQ में दिक्कत यह है कि IQ हमारे चाहने से नहीं बढ़ेगा। IQ में बड़ी मात्रा इस बात की है कि आपको जेनेटिकली, बायोलॉजिकली कितना IQ मिला। हाँ, एक रेंज के अंदर थोड़ा बहुत हम कोशिश से बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभूतपूर्व परिवर्तन उसमें करना चाहें, आमूलचूल बदलाव करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैथमेटिशियन बनना हो, जैसे रामानुजम का नाम आपने सुना होगा, है ना, तो रामानुजम होने की शर्त है कि आपका IQ बहुत ही खतरनाक स्तर पे होना चाहिए। बड़ा साइंटिस्ट बनना हो, APJ अब्दुल कलाम जैसा, तो आपका IQ बहुत खतरनाक होना चाहिए। या न्यूटन या आइंस्टीन बनना हो तो IQ चाहिए बहुत ही खतरनाक। फिलोसफर बनना हो बहुत खतरनाक, जैसे हम भारत में शंकराचार्य का जिक्र करते हैं। 32 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, जितने में अटेम्प्ट खत्म नहीं होते लोगों के। और ऐसी फिलोसफी दे के गए हैं कि मतलब 1500 साल होने वाले हैं, कोई हिला नहीं पा रहा अब तक। 32 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। IQ कितना रहा होगा? उस समय IQ टेस्ट नहीं होते थे, सीधी सी बात है। होता तो मेरा ख्याल है कि 200-250 का मामला रहा होगा उनका। जब IQ बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और PM क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका IQ बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता हो, बात पूरी होते होते सॉल्यूशन सामने लाके दे देता हो कि ये सॉल्यूशन है इस चीज का। PM कह रहे हैं कि मैं 4 फैक्टर सोच पा रहा हूँ, क्या नहीं सर 18 फैक्टर्स हैं, ये 18 फैक्टर्स हैं, इनके बीच में ये मैट्रिक्स है, ये सॉल्यूशन बेस्ट है। और PM गदगद है कि वाह यार। तो एक चीज सफलता में IQ है। तो एक पक्ष तो ये हो गया। अब IQ से अगर आगे निकलें और देखें कि कौन सी दूसरी चीज है जिस पर आपको गौर करना है, और वो चीज जिसको आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसको EQ भी आजकल कहने लग गए हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशिएंट, ये क्या चीज होती है? कभी आपने इस पर गौर किया है?
और ये चीज़ आपके पाठ्यक्रम में भी है, यूपीएससी में मुझे ही पढ़ाना होता है, वो वाला टॉपिक एथिक्स में आता है। और जो दूसरी चीज़ है उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, और कुछ लोग इसके लिए एक शब्द करते हैं इमोशनल कोशिएंट। इमोशनल कोशिएंट सुन के कुछ लोग सोचते हैं कि जो जितना ज़्यादा इमोशनल है उसमें उतना ज़्यादा इमोशनल कोशिएंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत इमोशनल हैं और आपकी पलकों पर हमेशा आंसू तैयार रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का लेवल कम है, न कि ज़्यादा है। तो लेकिन इस बात से रोना नहीं है, कहीं इसी बात से भी रोना शुरू कर दें आप, है ना। मैंने सिर्फ ये बताया कि वैसा नहीं होना है। इसका मतलब मुझे खुशी ये हुई कि 5-6 लड़कों ने भी हाथ खड़ा किया है, वरना हमारे समाज में एक मान्यता है कि रोने पर एकाधिकार लड़कियों का है और नहीं रोने पर मर्दों का है। और मर्द फिल्म में एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता। उस एक डायलॉग ने भारतीय समाज से जितना नुकसान किया है ना, तो बहुत भारी नुकसान कर दिया। उसके बाद से सारे मर्द अंदर दर्द हो रहा है और ये नौटंकी करते करते घूम रहे हैं कि दर्द नहीं होता हमें। तो मर्द को कहाँ दर्द होता है? तो आप में से कितने लोग ऐसे ही स्ट्रांग हैं जो कभी नहीं रोते हैं? तो आप लोग स्ट्रांग नहीं हैं, आप लोग मुर्दा हैं दरअसल, है ना। देखिए, मेरा काम जिंदगी को मुश्किल बनाना नहीं है, जिंदगी को आसान बनाना है, और मैं तो आसान ही बनाऊंगा। बिना बात के तमाशे इतने इकट्ठे कर लिए हम लोगों ने कि मर्द को दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? सुई चुभा होता है दर्द सबको होता है। पत्थर मार के देखो खोपड़ी पे उसके, क्यों नहीं दर्द होगा? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, लड़का हो या लड़की हो, कोई गिरता है दोनों रोते हैं, चिल्ला चिल्ला के रोते हैं, लड़का भी रोता है लड़की भी रोती है। पता नहीं 5, 8, 10 साल के बाद ऐसा क्या होता है, लड़के रोना बंद कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है? मम्मी भी नहीं समझ पाती बेचारी। जैसे ही लड़का गिरता है, रोने लगता है, लड़की है क्या, लड़की है क्या? उसे लगता है कि इसमें लड़का लड़की कहां से आ गया बीच में? भाई, मैं गिरा, मुझे दर्द हुआ, मैं रोया, लड़की है तो लड़की है। उसे 2 बातें समझ में आ जाती हैं। पहली बात तो रोना और लड़की होना एक बात है। दूसरा, लड़की होना और कमजोर होना एक ही बात है। कमजोरी तो लड़कियों का लक्षण है, मैं तो मर्द हूं, दर्द कैसे हो? उसके बाद से दर्द को पीने लग जाते हैं, और पीते पीते उसके बाद दुनिया में कुछ भी उनके साथ हो, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं। सारा दर्द अपने सीने में लिए लिए घूमते रहते हैं। साइकोलॉजिस्ट से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना भारत में अपराध माना जाता है। आप मन से बीमार हो चुके हैं, लेकिन आप किसी से मिलेंगे नहीं, वरना लोग क्या कहेंगे कि पागल है, इलाज करवा रहा है अपना दिमाग का। जबकि इलाज की जरूरत है मन को, तन को जरूरत होती है इलाज की, मन को भी होती है, पर वो हम नहीं करवा सकते। और इस चक्कर में लगभग हर पुरुष अंदर से लहूलुहान है, ऊपर से मुस्कुराना भी है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हंसते नहीं है तो, मुस्कुराते ही नहीं भाई साहब। तो भाई साहब क्या करें? धीरे धीरे एक नकली मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं और जिंदगी भर उसको ढोते रहते हैं। और ये कहानी आप सबके पापाओं की बता रहा हूं, मैं किसी अंकल की नहीं बता रहा हूं। ऐसे में लगता है कि मेरे पापा तो ठीक है, अंकल के बारे में चल रहा है। नहीं, आपके पापा भी वैसे ही होंगे। वो मजबूर हैं, रो नहीं सकते, खुश दिखने का नाटक करना जरूरी है उनके लिए। तो एक तो आप वैसे होना मत, और अपने आसपास जो वैसे हो गए हैं उनको थोड़ा सा सहज बना देना। उनको कहना कि पापा एक आध बार रो लो ना यार, ऐसा क्या है, चलो हम दोनों बैठते हैं, गप्पे मारेंगे, थोड़ा अपने मन की बात बताओ। जब मम्मी से पहली बार मिलने गए थे क्या क्या हुआ तो बताओ ना जरा। दोस्त बनो उनके, क्यों इतना डिस्टेंस रखना? कभी दोस्त बन जाइए। जितनी उम्र बढ़ती है उतने दोस्त खत्म होने लगते हैं, कोई दोस्त नहीं बचता उस उम्र में, तो आप दोस्त बन जाइए। ये होती है इमोशनल इंटेलिजेंस।